आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। महिला सरपंच या पंच के स्थान पर पुरुष परिजनों को ग्राम सभा का संचालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया। जल्दी शुरू होंगी 5G सेवाएं, दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित। गलत सूचना प्रसारित करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 यूट्यूब समाचार चैनल, 1 फेसबुक अकाउंट और 2 फेसबुक पोस्ट पर रोक लगाई। और धार्मिक उल्लास तथा परंपरागत रूप से कल मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में सजाई जाएंगी भगवान बाल कृष्ण की झांकियां। कई जगहों पर होंगे दही हांडी के कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पति या अन्य परिजनों द्वारा किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई पुरुष महिला सरपंच या पंच के स्थान पर ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता पाया गया है तो कलेक्टरों को संबंधित महिला सरपंच और पंच को पद से हटाए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। श्री वैष्णव ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 5G सेवाओं को प्रारंभ करने की पूरी तैयारी करें। फ्रीक्वेंसी मिलने के साथ ही दूरसंचार सेवा प्रदाता 5G सेवाओं के नेटवर्क को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियां टेलीकॉम उपकरण खरीदने के पहले ही ऑर्डर दे चुकी हैं। सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां शीघ्रता के साथ अगले महीने तक 5G सेवाएं शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार को 7 दिनों की नीलामी के दौरान 51,236 मेगाहर्ट्ज की बिक्री से 1,50,173 करोड़ रुपए की आमदनी प्राप्त हुई है। 1 अगस्त को संपन्न हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो कंपनी सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी थी, जिसके लिए 88,078 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दूरसंचार सेवाओं के इस आधुनिक ढांचे के लिए एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेलगाड़ियों में बच्चों की यात्रा के लिए टिकट बुक कराने और किराए के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों को ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट लेनी होगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबर भ्रामक है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अलग सीट आरक्षित न की जाए तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता। प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार और मालवाहक वाहनों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने कर की दरों में छूट देने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में कल संपन्न हुई परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर और मालवाहक वाहन प्रदेश में मोटरयान कर की दर अधिक होने की वजह से अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पंजीयन करा लेते हैं, जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मोटरयान कर में छूट लेने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए नेशनल परमिट की बसों में प्रति सीट 700 रुपए प्रति माह की जगह अब 200 रुपए प्रति सीट प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। राजस्व को बढ़ावा देने के लिए निजी यात्री वाहनों पर विज्ञापन लगाए जाने की भी योजना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 यूट्यूब समाचार चैनल, 1 फेसबुक अकाउंट और 2 फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है। ये सभी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों के साथ संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने में संलिप्त थे। ब्लॉक किए गए चैनल्स में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी समाचार चैनल शामिल है। लोकतंत्र टीवी, UNV टीवी, AM रजवी और सरकारी अपडेट तथा पाकिस्तान के न्यूज की दुनिया के नाम के चैनल को बंद किया गया है। इस चैनल्स को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत ब्लॉक किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि
इन यूट्यूब चैनल्स की व्यूवरशिप 114 करोड़ से अधिक थी और 85 लाख से अधिक यूजर्स ने इन्हें सब्सक्राइब किया था। मंत्रालय ने बताया कि सभी चैनल्स विभिन्न मुद्दों जैसे कि भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर के बारे में फर्जी खबरें चलाते थे। नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन कंपनियों से मास्क का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने को कहा है। विमानन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि पूरी यात्रा के दौरान यात्री उचित तरीके से मास्क पहने और सैनिटाइज हो। डीजीसीए ने कहा है कि विमानन कंपनियां निर्देशों का पालन न करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। निदेशालय ने कहा है कि हवाई अड्डों, विमानों और यात्रियों के औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। डीजीसीए ने हवाई अड्डा संचालकों से कहा है कि वे मदद के लिए स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लें और मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाएं। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार अगले वर्ष तक थर्मल कोयला आयात बंद कर देगी। भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोल कार्यनीति पर नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन करते हुए श्री जोशी ने कहा है कि कोयला मंत्रालय का इस साल 90 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है और कोल इंडिया लिमिटेड को 70 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। श्री जोशी ने कहा है कि 2030 तक भारत की कोयले की जरूरत 1 अरब 50 करोड़ टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और कोयला आधारित बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। कोयला मंत्री ने कहा है कि देश में कोयले के उत्पादन में 22% की वृद्धि हुई है और कोकिंग कोल यानी पत्थर के कोयले का उत्पादन 15% बढ़ा है। कल भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धार्मिक हर्षोल्लास और परंपरा के साथ मनाया जाएगा। तिथियों की वजह से कई स्थानों पर आज भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंद उत्सव के लिए मनाया जाता है। कृष्ण के जन्म के समय मध्यरात्रि में भक्ति गायन, उपवास, रात्रि जागरण और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अगले दिन दही हांडी के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जन्माष्टमी पर मणिपुर, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और भारत के अन्य सभी राज्यों में पाए जाने वाले प्रमुख वैष्णव और अन्य समुदायों के साथ विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी देशवासियों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई गई। गौरतलब है कि देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन 19 और 20 अगस्त को अवकाश होने की वजह से सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा आज दिलाई गई। सतना, गुना सहित विभिन्न जिलों से सद्भावना दिवस के तहत सद्भावना प्रतिज्ञा दिलाने के समाचार मिले हैं। खंडवा में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। छतरपुर जिले के चयनित 38 आदर्श गांवों में केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत अनुसूचित जाति के वर्ग के बीपीएल श्रेणी के किसानों को निःशुल्क कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे। शाजापुर जिले को आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए शुरू की गई ई जनसुनवाई के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। मुरैना नगर पालिक निगम में महापौर की अनुशंसा पर मेयर इन काउंसिल का गठन किया गया है। नीमच शहर के 9 स्कूलों सहित मनासा, जावद, पालसोड़ा के कुल 157 स्कूलों के छात्र छात्राओं को आज टीडी डीपीटी वैक्सीन लगाई गई। नर्मदा जिले में सेठानी घाट सहित शहर के अन्य मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व कल भक्तिभाव और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज आगरमालवा जिले में प्राचीन श्री बैजनाथ महादेव मंदिर के दर्शन किए। आंगनबाड़ी पहुंचकर बच्चों से भी बातचीत की। डिंडौरी जिला कलेक्टर रत्नाकर झा ने देवारण्य योजना के अंतर्गत सभी विकासखंडों में औषधीय पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।